नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक आइडिया के बारे में नहीं बताऊंगा और ना ही किसी बिजनेस के बारे में बताऊंगा। मतलब किसी भी कंपनी का प्रमोशन कर रहा हूं मैं और ना ही किसी बिजनेस के बारे में आपको बता रहा हूं। मैं आज आपको एक ऐसे समाज में फैले बीमारी के बारे में बता रहा हूं, यानी कह सकते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट एक बीमारी बन चुकी है। मतलब कि जो कि ये कोरोना तो हमारा चला गया, लेकिन ये बीमारी कभी नहीं जाने वाली है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन इस बीमारी को भगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको एजुकेशन में सुधार कर सकते हैं, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनमें सुधार कर सकते हैं, या हम गवर्नमेंट को इसका कसूरवार मानते हैं, या एजुकेशन को इसका कसूरवार मानते हैं। तो हम इसके लिए जो गवर्नमेंट को या एजुकेशन सिस्टम को अगर खराब बोलते हैं, तो वो क्या चीज खराब, मतलब कि क्या क्या उसमें सुधार कर सकते हैं, हम सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप शुरू से एंड तक बने रहेगा, ताकि आपको ये हमारा एजुकेशन सिस्टम या हमारा गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं, या हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो युवा बेरोजगार आज के टाइम में इतना ज्यादा हो गए हैं, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं। साथ में हमारे देने के लिए हमारे साथ में MHV मीडिया ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पंकज जी हैं। तो हेलो सर। जी सर। सर, हमारे दर्शकों को आप जो आज की टाइम में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना ज्यादा फैल गया है, इसके सॉल्यूशन के लिए आपकी क्या राय है, और जो एजुकेशन सिस्टम है और जो गवर्नमेंट है, इसके लिए किस तरीके से कसूरवार है, इसके बारे में आप हमें बताएंगे। तो सर, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आज के टाइम में PhD कर रहे हैं, या MBA कर रहे हैं, या MBA करके, या बहुत सारी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके कोई भी पोस्ट निकलती है, यानी मान लीजिए पियोन या स्वीपर, या कोई भी एक छोटी पोस्ट से लेकर के एक कोई भी, या सब इंस्पेक्टर की, या किसी की भी निकलती है, बैंक में निकलती है। तो उसके लिए लाखों करोड़ों लोग जो है अपना फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनको बदले में कोई रिप्लाई नहीं मिलता। और वो जो कुछ लोग होते हैं जो सिलेक्ट हो पाते हैं, और 99% ऐसे लोग होते हैं जो कि नहीं सिलेक्ट होते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो जाते हैं, यानी कि वो कहीं भी उनको जगह नहीं मिल पाती है। जी सर। तो इसके लिए क्या आपकी राय है और आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, जैसा आपने सर क्वेश्चन पूछा सर, ये बहुत ही अहम मुद्दा है हमारे समाज का, हमारे देश का, कि आजकल एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपने सबसे पहले सर कहा कि सरकार इसके लिए क्या जिम्मेवार है, एजुकेशन सिस्टम हमारा कितना जिम्मेवार है। सर मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकता हूँ, ना ही किसी को कसूरवार ठहरा सकता हूँ पूरी तरीका से। इसके लिए हर व्यक्ति अपने आप के बारे में सोचे, अपने पर्सनल पर ले कि हाँ, हम इसमें कितना अहम है, अपने आप को कितना सुधार सकते हैं। जैसे सर आपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि मैं उनको क्लीन चिट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, एजुकेशन सिस्टम को हम पूरा ब्लेम भी नहीं कर सकते कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस प्रकार से है कि हम उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। हम ऐसा नहीं कर सकते सर। अगर कुछ लोग हैं जो बेरोजगार हैं, तो कुछ लोग रोजगार में भी हैं सर। जो रोजगार में है उनको देखो कि हाँ, आखिर उसने क्या सुधार किया, उसने वो आखिर ऐसा कौन सा काम किया, कौन सा स्किल को डेवलपमेंट किया और अपने आप में सुधार किया, ये चीज देखने की जरूरत है सर। साथ ही सर मैं इन बातों पर फोकस करूंगा कि सरकार की बातें, तो सरकार को मैं इसमें नहीं लाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो है, जो ये हम लोग का पर्सनल मुद्दा रहता है कि हम अपनी लाइफ में, हर कोई सोचता है सर अपने बारे में कि मैं अपने आप को कैसे सुधार सकता हूं। सर एक व्यक्ति अकेला से अकेला नहीं होता, वो व्यक्ति पूरे समाज से होता है, और उसको समाज के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कोई अगर सरकारी जॉब में करता है, सरकारी जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, तो क्या व्यक्ति सिर्फ अपने और अपने परिवार की देखभाल कर सकता है, उसको समाज से कोई खास लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति है जो कोई अपना काम करता है, अगर वो अपना करता है, तो वहां पर क्या होता है, जैसे कोई काम स्टार्ट करता है सर, तो बहुत सारे लोगों को वहां पर एम्प्लॉय बना सकता है, मतलब बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ अगर जॉब प्रोवाइड करते हैं सर, और प्लस में उस कंपनी से या फिर उस जगह से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता है सर। जैसे मान लीजिए कोई 10 लोगों को रखा है काम पर, 10 लोगों को खाना चाहिए, चाय चाहिए, तो चाय की दुकान वालों को भी काम बढ़ गया, और खाने वाले का भी काम बढ़ गया सर। वो जहां से जो सामान रॉ मटेरियल ला रहा है, उन लोगों को भी
समाज, इस प्रकार से सर एक चैन बनता चला जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम इंडिविजुअल नहीं, एक समाज से हैं और समाज के बारे में सोचना हमारी जिम्मेवारी बन जाती है सर। तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का सबसे अच्छा माध्यम यह है कि आप जहां तक पढ़ाई कर रहे हैं अपने स्किल को, जिस चीज में आप फोकस कर सकते हैं पहले उस चीज पर फोकस कीजिए, और साथ ही साथ एक आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मत कीजिए, लेकिन हाँ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एक जज्बा होनी चाहिए कि अगर हमको ये रास्ता अगर नहीं मिल पाया तो मैं कौन सा रास्ता को स्टार्ट कर सकता हूं। एक सेकेंडरी तौर पर एक बायां हाथ में लेकर के चलिए और फिर उसको आप अपना अहम मुद्दा बना करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इस प्रकार से सर हम अपने अगर सोचें तो अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। ओके सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमें और बहुत अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया आपने। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव लाने चाहिए जिसकी वजह से जो आज के टाइम में बिजनेस में ज्यादा, क्योंकि हमारे जो आज के युवा लोग हैं ज्यादातर वो अपना बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या कोई भी प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं जो कि बड़े पोस्ट पे होती है जी। बट आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा है क्योंकि कोई अपना बिजनेस नहीं करना चाहता, हर कोई नौकरी करना चाहता है, लेकिन नौकरी देने वाले से ज्यादा नौकरी लेने वाले हैं, इस वजह से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। तो इस बात को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आपने सर बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा सर कि एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ी बात है। हमारे अगर देश के एजुकेशन सिस्टम बदल जाए तो हमारे लोगों का और युवाओं का एक नज़रिया बदल जाएगा और एक सोचने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि हमें जो सिखाया जाएगा हम आगे चलकर वही करते हैं सर। अगर हम गलत सीखेंगे तो गलत चीज़ करेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो अच्छी चीज़ें करेंगे सर। जैसे सर हम बार बार चाइना को देखते हैं कि हमसे ज़्यादा आबादी, उसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन, हम बार बार लोग कहते हैं कि हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम एम्प्लॉयमेंट दूर कैसे करें। लेकिन चाइना सर उसके पास बहुत ज्यादा आबादी है, फिर भी वो हमसे ज्यादा विकसित है सर, उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो सर वहां पर क्या है ना कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, हम हर चीजें में आदतें चेंज कर सकते हैं। वहां पर क्या कर सकते हैं कि जैसे स्कूल है, सारी चीजें थ्योरेटिकल होती है सर, लेकिन हम लोगों को क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी कुछ करनी चाहिए सर। आप इंजीनियरिंग में जाइएगा तभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, वहां पर भी सरकारी में जाइएगा तो वहां पर प्रैक्टिकल मिलेगा ही नहीं मिलेगा, उस तरह के ट्रेनर नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ आप कहीं पर जाइएगा तो सर अगर बिजनेस के बारे में कोई कह दे समाज में कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, किसी का बेटा कहे कि पापा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पिताजी उसके सीधे खड़े उठते कि नहीं बिजनेस नहीं करना। क्यों सर? बिजनेस में आखिर लोग बिजनेस से डरते क्यों हैं, ये एक बड़ी मुद्दा हो जाती है। अगर बिजनेस करने से क्यों डरते हैं? बिजनेस करने से डर इस बात की रहता है कि सर रिस्क इसमें होता है कि मैं पैसा लगाऊंगा कहीं डूब जाएगा तो क्या होगा। जॉब में ऐसी कोई रिस्क नहीं है, उसमें सिक्योरिटी रहता है कि चलो काम करूंगा पैसा मिलेगा, काम करूंगा पैसा मिलूंगा। लेकिन बिजनेस में क्या है कि अगर एक बार आप रिस्क ले लेते हैं तो आप खुद मालिक बन सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, आप एक समाज को सिक्योर कर सकते हैं, आप समाज के भलाई के लिए काम करेंगे, समाज को सुधार सकते हैं, कि आप एक समाज को एम्बिशन दे सकते हैं, लक्ष्य दे सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। एक कि एक तरीके से कह सकते हैं कि सर एक अगर कोई बिजनेसमैन एक समाज से निकलता है तो उस पूरे गांव का और उस पूरे शहर का फायदा होता है। लेकिन अगर कोई उस शहर से जॉब करता है तो सिर्फ उसके परिवार का प्रॉफिट और सिर्फ उसको वो तो बन जाता है धनी सेठ कैसे वैसे करके बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन जो बिजनेस करता है वो तो बड़ा बनता ही बनता है, साथ में अपने समाज, अपने गांव और शहर को भी विकसित करता है और पूरा देश विदेश में सर नाम करता है। आप कह सकते हैं, मान लीजिए आप बिजनेस में रिस्क समझते हैं, लेकिन अगर आप कोई एग्जाम देने भी जाते हैं, वो किसी भी क्लास का है, तो उसमें भी रिस्क होता है, यानी आप उसमें भी फेल भी हो सकते हैं या पास होते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, एग्जाम देना है तो देना है, आप उसमें ये नहीं सोचते कि मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं क्यों दूं एग्जाम, आप उसमें देने जाते ही हैं। इसी प्रकार से अगर आपका ये बिजनेस है, इसमें रिस्क है तो फायदा भी है। और ऐसा अगर आप सोच करके बैठ जाएंगे कि मैं इसमें रिस्क है, इस बिजनेस में पैसा क्यों लगाऊं, तो कभी भी आप पास नहीं हो पाएंगे बिजनेस में। इसी प्रकार से आपका एक एग्जाम होता है, आप जाते हैं उसमें देने एग्जाम और आप फाइनली पास हो जाते हैं। तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो गरीब हैं वो गरीब और भी बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो इसके लिए आपकी क्या राय है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? जी सर, आपने ये भी सुना होगा सर, जैसे आपने कहा कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। सर ये सब सुना नहीं सर, सच्चाई है हमारे देश की कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। इसका
हम अगर सीधा मतलब निकालें, जैसे सर देखिएगा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, जो बिजनेस करते हैं उसका बेटा बिजनेसमैन बनना चाहेगा, वो अपने पिताजी का कुर्सी ये कर लेंगे, नेता का बेटा नेता बनना चाहेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन सर किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहता है सर। एक समस्या सर ये है सर। दूसरी सर बात यहाँ पर आप करें कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, इसका सर सबसे बड़ा रीजन ये है कि सोच। हम अपने सोच को नहीं बदलते हैं सर। अमीर लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, उनके पास और पैसे होता है सर, बहुत फैसिलिटी से पढ़ाते हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को जिम्मेवार बनाते हैं कि आप जिम्मेवारी को देखो, और उसके बच्चे भी जिम्मेवारी को देखते हैं और वो बहुत ज्यादा सेविंग करते हुए चलते हैं। लेकिन हम लोग क्या है ना कि हम लोग कहते हैं जितना कमाया खा लो, बचेगा तो देखा जाएगा। ये सर हमारे समाज में गरीबी का एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम कमाते हैं और अर्निंग करते हैं और सेविंग नहीं करते हैं। अगर हम सेविंग पे ध्यान दें कि हम जितना कमाएं उसमें से इतना सेविंग करना है और इतना में हम लोगों को काम चलाना है सर, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो पैसा सेविंग किया उसको हम इन्वेस्ट करके हम आगे और कोई काम कर सकते हैं सर। तो यहाँ पर क्या है ना कि हम भी ऊपर उठ सकते हैं, सिर्फ बड़े लोग ही ऊपर नहीं उठेंगे। लेकिन हम लोग का सोच बिल्कुल सर उल्टा है, तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे ही सोच बदलेंगे सर तो हम और तरक्की करेंगे। बिल्कुल। यस सर जी। तो सर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है गवर्नमेंट को लेकर के जी, क्योंकि मैं देखता हूँ गवर्नमेंट को ही कसूरवार ठहराते हैं हर लोग। आज के समाज के जो युवा लोग हैं वो भी कसूरवार गवर्नमेंट को ही मानती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है ये गवर्नमेंट के वजह से फैल रहा है या उनकी पॉलिसीज की वजह से फैल रहा है। अभी जैसे कि देख सकते हैं आप, किसान आंदोलन काफी टाइम से चलता आ रहा है लेकिन उनका अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमारा जो गवर्नमेंट का ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रही है। तो इसके विचार पे आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर? सर हमारे देश को आजाद हुए 70 से 75 साल हो चुके हैं। अब अगर कहेगा कि कोई भी सरकार आई है शुरू से लेकर आज तक, तो कोई भी सरकार पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर ना की है और ना कर सकती है। अगर कोई सरकार ये दावा करती है कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर दूंगा तो वो झूठ बोल रही है सर। सीधी सीधी बात है, क्योंकि सरकार जॉब वैकेंसीज निकालती है ठीक है, लेकिन वो पूरे लोगों को जॉब दे दे ये संभव नहीं है, क्योंकि उस जो वैकेंसीज है वो लिमिटेड है सर, और लिमिटेड में सारे लोगों को रखना पॉसिबल नहीं है, प्लस में उसका खर्चा भी देना पड़ता है सर। एक बात सर। दूसरी बात यह सर कि हम सरकार को क्लीन चिट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम हर तरीके से सरकार को जिम्मेवार भी नहीं ठहरा सकते हैं। उसके बाद हम बोले सर कि अपने आप को, अपने समाज को उसके लिए हम कसूरवार ठहराते हैं, हम अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं कि हमें एक सोच बदलनी चाहिए। हम जैसे सर अपने को आपको पहले बताएं कि हमारे सर जैसे कि हम बिहार से रहते हैं सर, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये इस राज्यों का माइंडसेट है सीधा कि सर आप पढ़िए लिखिए और नौकरी कीजिए, दूसरा कोई काम ही नहीं है सर। और लेकिन आप सर गुजरातियों को देखिए ना, उन लोग क्या करते हैं ना कि पढ़ते हैं, उसके बच्चे पढ़ने के साथ साथ क्या करते हैं कि सर अपने बच्चों को बिजनेस, जो आप पिताजी बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस पर बैठाते हैं कि चलो खाली टाइम है इतना टाइम ठीक है आकर के बिजनेस संभालो, थोड़ा सा देख लो, मेरे अकाउंट है, अकाउंट का कॉपी है, थोड़ा सा मैनेज कर लो सर। वो चीज को उनको पहले से ही ट्रेनिंग देते हैं, बताते रहते हैं कि हाँ किस प्रकार से क्या होता रहा है, तो उसको पूरा नॉलेज बचपन से ही मिलते रहता है थोड़ा थोड़ा करके। इस प्रकार से सर वो इस चीज को तो सर सोच बदलने की जरूरत है। और एम्प्लॉयमेंट सर सोच बदलेगा, एम्प्लॉयमेंट हर कोई अपने आप में बॉस मानेगा कि मैं बॉस हूँ, अपने आप को एक बिजनेस के तौर पर देखेगा कि मैं भी कर सकता हूँ, और अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखेगा सर। एक रिस्क ना लेकर के अपॉर्चुनिटी समझे कि ये रिस्क नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, हमको ऐसा मौका मिला, हमारे माइंड में ये चीज आया है, हम ऐसा चीज सुने हैं, तो मेरा आज से दिन अच्छे आने वाला है, मैं आज से अपना दिन को बदलूंगा। अब मैं मेरे काले दिन गए, मेरे बुरे दिन गए, अब मेरे अच्छे दिन आने वाले, इस प्रकार से सोच करके वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं सर किसी भी चीज को। सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इन्वेस्टमेंट की जी, जैसा कि आज के टाइम में हर कोई बिजनेस करने से डरता है कि अगर मैंने कहीं पैसा लगा दिया और मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसके लिए आप क्या राय देंगे कि अगर कोई बिजनेस मैं अगर सर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, जो आज के युवा लोग हैं उनका माइंडसेट हो गया है कि हमने अगर कहीं भी जॉब किया तो हम 10 से 12 की जॉब करेंगे या 8 घंटे या 10 घंटे जॉब करेंगे और हमारा 10 से 15,000 या 20,000 या 25,000 रुपए कमा के लाएंगे और हम अपने घर में खुशहाली से रहेंगे। लेकिन बहुत ही ज्यादा इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग अपना बिजनेस नहीं करना चाहते हैं।
जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ लोगों में डर भी पैदा होते जा रहा है कि हम अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कहीं हमारा बिजनेस डूब ना जाए। तो इसके लिए आपकी क्या राय है? आप मतलब कि आज के जो युवा लोग हैं उनको बिजनेस करना चाहिए या अपना कहीं जॉब करना चाहिए? देखिए सर आपने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा कि आज हमारे युवाओं के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है क्या कि उसको जॉब कैसे ढूंढे, उसको जॉब कैसे मिलेगा। सर यहाँ पर जो आप सर बोल रहे हैं को अनएम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब नहीं मिल पा रहा है, सर मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा देखता हूँ सर। उल्टा देखता हूँ, कहने का मतलब यह है कि आपने ये भी चीज़ बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रीज़न हमारी गवर्नमेंट है, सरकार, बिल्कुल, या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम है। सर हम उनको क्लीन चिट नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको पूरी तरीके से जिम्मेवार भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम खुद भी जिम्मेवार होते हैं। बिल्कुल कि हम लोगों का नजरिया थोड़ा सा अलग होता है, उल्टा होता है। हमारे सिर्फ सोच बदलने की जरूरत होती है, सिर्फ एक नजरिया बदलने की जरूरत होती है। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे सर मैं कह सकता हूँ कि एक युवा है जब पढ़ना शुरू करता है तो उसके समाज में क्या होता है, उसके माँ बाप भाई बहन आसपास के पड़ोसी उनको सीधा यही फोकस रहता है कि देखो फल्ला का बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बिल्कुल सर, दरोगा बन गया, एसआई बन गया। इस प्रकार से वो तमाम तरह के यही एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि देखो वो बिजनेस कर रहा है, कितना अच्छा बिजनेस कर रहा है, तुमको भी आगे चल के ये करना है। तो अब सर इस समाज में ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि आखिर ज्यादा सक्सेस कौन है, सबसे ज्यादा कौन होता है जो अपने पैर पे दम पे खड़ा है, या फिर वो जो किसी की कंपनी में जाकर काम कर रहा है। सर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो किस प्रकार से काम कर रहा है, क्या है उसका पोजीशन, वो ये चीज देखने की जरूरत है। सिस्टम है उसमें देखा जाए तो आज के टाइम में एमबीए चाहे पीएचडी चाहे इंजीनियरिंग चाहे बहुत सारे बीटेक हो गया, बहुत सारे एमटेक हो गया, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि ऑलरेडी करके बहुत सारे स्टूडेंट हैं कोई छोटी सी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे पियोन या छोटी छोटी सी जॉब भी होती हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी मतलब कि 100-150 अगर वैकेंसी निकलती हैं तो उसके लिए भी लाखों मतलब कि 10 लाखों मतलब कि स्टूडेंट उसको फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ का ही होता है। तो जो 99% जो आबादी है वो जो स्टूडेंट हैं बिल्कुल वो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो जाते हैं। और उसके लिए आपकी क्या राय है? क्या एजुकेशन सिस्टम खराब है या गवर्नमेंट जो हमारी पॉलिसी बना रखी है वो खराब है? क्या किसको हम दोषी कह सकते हैं? सर आपने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा कि आज हमारे युवाओं के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है क्या कि उसको जॉब कैसे ढूंढे, उसको जॉब कैसे मिलेगा। सर यहाँ पर जो आप सर बोल रहे हैं को अनएम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब नहीं मिल पा रहा है, सर मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा देखता हूँ सर। उल्टा देखता हूँ, कहने का मतलब यह है कि आपने ये भी चीज बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रीजन हमारी गवर्नमेंट है, सरकार, बिल्कुल, या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम है। सर हम उनको क्लीन चिट नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको पूरी तरीके से जिम्मेवार भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम खुद भी जिम्मेवार होते हैं। बिल्कुल कि हम लोगों का नजरिया थोड़ा सा अलग होता है, उल्टा होता है। हमारे सिर्फ सोच बदलने की जरूरत होती है, सिर्फ एक नजरिया बदलने की जरूरत होती है। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे सर मैं कह सकता हूँ कि एक युवा है जब पढ़ना शुरू करता है तो उसके समाज में क्या होता है, उसके माँ बाप भाई बहन आसपास के पड़ोसी उनको सीधा यही फोकस रहता है कि देखो फल्ला का बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बिल्कुल सर, दरोगा बन गया, एसआई बन गया। इस प्रकार से वो तमाम तरह के यही एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि देखो वो बिजनेस कर रहा है, कितना अच्छा बिजनेस कर रहा है, तुमको भी आगे चल के ये करना है। तो अब सर इस समाज में ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि आखिर ज्यादा सक्सेस कौन है, सबसे ज्यादा कौन होता है जो अपने पैर पे दम पे खड़ा है, या फिर वो जो किसी की कंपनी में जाकर काम कर रहा है। सर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो किस प्रकार से काम कर रहा है, क्या है उसका पोजीशन, वो ये चीज देखने की जरूरत है। सर यहाँ पर तो हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर जो युवा जो बेरोजगार है सर, वो बेरोजगार को अपने चाहे तो खुद दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले सकते हैं कि अगर हमें नौकरी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम एक ऐसा काम करेंगे, एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी। सर उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे देश में सर हमारे यहाँ है कि आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही मतलब कि बहुत ही छोटे स्तर से, बहुत ही कम स्तर से आप अपने आप को इंप्रूव कीजिए, आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए। अगर आपके अंदर में स्किल है और आप बहुत कुछ जानते हैं, तो इसका यहाँ पर एक चीज है कि अगर आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज को, अगर मान लीजिए कि आपका अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया कि अब जॉब नहीं है, घर पे बेकार मत बैठिए। उसके लिए क्या कीजिए कि आप उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए और अपना स्किल एक चीज में फोकस कीजिए, और फोकस करने के बाद उसमें अपना टाइम दीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, जितना मेहनत हो उसके ऊपर लगाइए और आपको उसमें सफलता मिलेगी। हार तो होना ही है, बिना हार का सफलता करने में मजा नहीं है। एक बार हार मिलेगी, हार के बाद जो जीत होगी वो सिर्फ आप ही की जीत होगा और पूरे
इलाका में आपका नाम होगा कि नहीं ये हारने के बाद जीते हैं। इस प्रकार से आप इस चीज को सर चुनौती के तौर पर देख सकते हैं। और ऐसे करके सर अगर हर बंदा इस प्रकार से सोचे तो सर हम नहीं कहेंगे कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट एक सोच है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई व्यक्ति नहीं है। वो हर अपने स्तर पर हर तरीके से अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, अपना काम कर सकता है, या फिर कहीं पे अगर जॉब कर रहा है तो वही अच्छी बात है। अगर जॉब नहीं मिल पा रही तो एक बिजनेस के तौर पर देख करके, एक चैलेंज के तौर पर देख करके वो समाज को आगे लेके जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको सर ने जो है बिजनेस करने की राय दे रहे हैं कि अगर आप के पास अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं आप, मतलब कि आपके पास कोई भी रोजगार नहीं है या आप जॉब नहीं कर रहे हैं या कोई भी आप रोजगार नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अपने रोजगार को स्टार्ट कीजिए, और ताकि आपका जो आर्थिक स्थिति है वो संभल जाए और आप अपने घर पे खाली ना बैठें। तो इसके लिए आपको सरकार की तरफ से जो कुछ हेल्प मिलती है, या वैसे तो मेरे को लगता है क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं सरकार उन्हीं को हेल्प करती है, क्योंकि सारे कागजात और हर चीज जो है उन्हीं के पास अवेलेबल हो पाते हैं। लेकिन कोई अगर छोटे लेवल से स्टार्ट करता है तो उसमें क्या हेल्प करती है? कोई हेल्प नहीं करती है सरकार। तो इसको सरकार को उनकी हेल्प करने में कुछ, सरकार तो इनमें जो छोटे स्तर से अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो उनको तो कोई हेल्प करती ही नहीं है, बट जो अगर बड़ा बड़ा बिजनेस अपना कर रहे हैं तो उनको हेल्प करती है, जिनको हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। तो इस कंडीशन में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सर मैं सरकार को ऐसे हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा गरीब तबके के लोग को भी देखें और उनको भी आर्थिक स्थिति से मदद मिले, ताकि वो भी उठ सके और आगे बढ़ सके और समाज के हर तबके के लोग से कंधे मिलाकर चल सके। तो सरकार को इन चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए कि हम छोटे लोगों को देखें और उनको भी लोन प्रोवाइड करें। जैसे बड़ी कंपनियों को लोन मिलती है, बड़ी कंपनी को लोन की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो अपना जो भी है टैक्स वगैरह को ये करने के लिए थोड़ा सा ये काम करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है सर कि ऐसा देखने के लिए मिला कि सरकार कुछ पिछले सालों से बिजनेस को बहुत बढ़ावा दे रही है और थोड़ी बहुत इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। और अलग बात है कि कंपनियां या बैंक जो है वो इस चीज में ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन सरकार इस चीज में फोकस करती है कि आप बिजनेस को अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें और इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। सर दूसरी बात ये कहेंगे कि अगर सरकार नहीं मदद करती है तो आप किसी भी के मदद काम का ये हाजिर नहीं है कि कोई मदद करेगा तभी आप कोई काम करेंगे। आपको अगर कहीं से मदद नहीं मिल रहा है फिर भी आप अपने दम पर स्टार्ट कर सकते हैं। सर जैसे मैं एक दो एग्जांपल बता सकता हूं कि आप घर बैठे कहीं नहीं जाना, घर बैठे आप रीसेलिंग्स के द्वारा, जैसे सर आप मीशो के हम एग्जांपल देंगे कि मीशो में कुछ नहीं करना, आप सिर्फ ऐड लगाते हैं अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस में या फिर व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं अपने दोस्तों को। किसी को अगर कोई चीज़ पसंद आता है वो आपसे बोलता है कि यार मेरे को ये चीज़ चाहिए। अब कोई शर्ट है, शर्ट आप पहने अच्छा लगा, यार मेरे को चाहिए, तो आप उसको सेल करवाएंगे तो आपको उस पर कमीशन मिलेगा। इस प्रकार से आप धीरे धीरे करके छोटे छोटे पैसे अमाउंट इकट्ठा करके और फिर एक आप बड़े मुकाम तक जा सकते हैं, आप बड़े चीज़ों में बिजनेस कर सकते हैं। छोटे स्तर से आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब तो आप बड़े स्तर तक जा सकते हैं। ओके, तो सर ने यहाँ पे खाली आपको एक एग्जांपल दिया है मीशो का कि आप अगर रिसेलर बन करके उस पर जुड़ते हैं तो आपका 1 भी रुपया नहीं लगता है, आप वहां से भी अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे सर ने बताया है। और सर मैं समाज में एक और अवधारणा फैली हुई है, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर आपका ये क्वेश्चन सर बहुत जायज़ है सर, और आप धारणाएं नहीं है सर, ये सच्चाई है हमारे समाज की कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। सर इसके लिए मैं किसी भी सरकार को या फिर जो एजुकेशन सिस्टम है ये सारे तो जिम्मेवार हैं, मैं इनको क्लीन चिट नहीं दूंगा, लेकिन मैं पूरी तरीके से इनको जिम्मेवार नहीं मानूंगा। इसके लिए मैं जिम्मेवार अपने समाज को और अपने आप को, जैसे सर मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि आप अगर असफल होते हैं तो किसकी वजह से असफल होते हैं? आपने बचपन से पढ़ना चालू किया, आपके माइंड में क्या बातें डाली जाती है? आपके माइंड में हमेशा बिजनेस को लेकर एक बात कोई नहीं बोलता है सर कि हाँ बिजनेस करिएगा, बिजनेस में क्या करना चाहता है, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती है सर। या फिर आप अपने लिए क्या सोचते हैं, आपको फ्री माइंड रखा ही नहीं था, आपको एक माइंड सेट कर दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए आपके गाँव में 4 लोग सिपाही में है तो आपको सीधा बोलेंगे देखो फल्ला का सिपाही है, आपका माइंड सेट भी सर उन सिपाहियों को जाएगा कि हमें भी सिपाही में जाना है। अगर आपके गाँव में 2 लोग डॉक्टर है तो आपको माइंड डायरेक्ट जाएगा कि डॉक्टर बनना है।
अगर वो वहाँ से कोई यूपीएससी निकाला तो आपको डायरेक्ट सीधा जगह अट्रैक्शन करने यूपीएससी निकालना है सर। लेकिन अगर कोई उस गाँव से कोई बिजनेस करके अच्छा खासा इनकम कमा रहा है तो आपको कोई नहीं उसकी ओर फोकस करेगा, देखो फलना बिजनेस कर रहा है और ये ऐसा आदमी बन रहा है, उसके कोई फोकस ही नहीं करता है। तो सर हम इन चीज़ों को मोटिवेशन के रूप में नहीं लेते हैं कि अगर कोई इस फील्ड में अच्छा कर रहा है तो हम इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं सर। तो इस तरीके से क्या देख सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि सर हमारे पास कुछ आदतें होती है जो बुरी होती है, उस आदतों की वजह से हम गरीब के गरीब रह जाते हैं और जो अमीर होते हैं अमीर होते हैं सर। जैसे मैं बात करूंगा सर कि एक घटना का मैं सर यूज करना चाहूंगा सर कि मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी जब पढ़ाई कर रही थी विदेश में जाकर के, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक लड़के से उनका बहस हो गया और बहस होने के दौरान क्या हो गया ना कि उसे वो अपना पिता का तौर दिखाकर बोलती है कि मैं चाहूँ तो अभी एरोप्लेन मंगवा सकता हूँ, यहाँ पे अपना प्लेन मंगवा सकता हूँ, अपने प्लेन से यहाँ से मुंबई या फिर अपने देश वापस जाऊंगा। इस चीज को लेकर के वो जैसे ही वो बोलती है तो वहाँ पर सर ये बोलता अपने तो हमें फ़ोन करती है अपने पिता को कि डैडी हमें प्लेन चाहिए, आप हमें जाना है घर के लिए। तब उनके पिता जानते हैं सर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तुमको प्लेन नहीं भेजूंगा और खर्चे भी नहीं दूंगा आपसे, तुम्हारे पास जितने भी पहले से पैसे पड़े हो उस पैसे के जैसे चलाना वैसे चला और तुमको उतने ही पैसे से अब यहाँ तक अपने घर तक वापस भी आना है, 1 रुपया नहीं देते हैं सर। मतलब अब क्या है, अब वो बैठ कर सोचेगी कि हाँ हमें जिम्मेवारी मिला है, हमें ये नहीं कि पिता के पैसे पे उड़ना है, हमें उस चीज़ को संभालना, मतलब सेविंग यहाँ पर आ जाते हैं सर कि मैं अपने पैसों को सेविंग करूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सर, अगर हमारे समझ में ऐसा होता है सर कि पिता हाँ अपने औकात दिखा देते हैं कि नहीं मेरे पास है मैं भेजूंगा, मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है, जाओ तुमको उसको लेकर का। उनको ये नहीं चीज़ समझाते कि नहीं अगर 10 रुपया खर्चा है तो तुम 8 ही रुपया खर्चा करो, 2 रुपया सेविंग करो। अगर हम 100 रुपया कमाते हैं 100 रुपया सर उड़ा देते हैं, चाहे खा के पी के कुछ भी, 100 रुपये में सर होना ये चाहिए कि उसका कुछ हिस्सा हम खर्चा करें और बाकी हिस्सा को हम सेविंग करें, बचा करके रखें ताकि हमें फ्यूचर में काम आएगा, हम उसको इन्वेस्ट करके कहीं से अच्छा इनकम कमा सकते हैं सर मैंने ये देखा है कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे जो बिजनेस थे जी वो ठप हो गए जी सर, और इसके वजह से बहुत सारे जो जॉब कर रहे थे लोग उनका भी बेरोजगार हो गए, वो उनका भी रोजगार छूट गया। तो सर इस कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन ने हमें समझा दिया ना ही तो जॉब सिक्योर है और ना ही बिजनेस, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर ये कोरोना पेंडेमिक पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में हल्का की तरह आया और पूरे वर्ल्ड को हिलोर दिया। कुछ देश जो विकसित हैं वो अपने आप को किसी भी तरीके से संभाल लिए, लेकिन हमारा देश सर विकसित नहीं है। तो फिर भी हम हमारे देश की सरकार और हमारी जनताओं ने बहुत ज़्यादा मदद किया और बहुत लोग सुधरे। इसके लिए बहुत अपने सरकार का और अपने आप को बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि हमारा समाज इस प्रकार से अपने आप को हैंडल किया। लेकिन सर एक चीज़ हमें अपने देश में ये चीज़ कोरोना पेंडेमिक में देखने के लिए मिला कि लेबर माइग्रेंट बहुत किए सर। इसकी वजह क्या है सर कि हम अपने शहर में काम नहीं कर रहे हैं, हमें अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने गांव में हमें अपना काम नहीं मिल रहा है सर। तो हम दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं सर। और कोरोना पेंडेमिक में यही सबसे बड़ी हमारे साथ ये हो रही है। और कोरोना ने हमें यही सिखाया कि आप अपने घर पर रह के, अपने शहर में रह करके, आप अपने घर पर रह करके आप बिजनेस को या फिर किसी भी काम को कर करके आप ज़्यादा संतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि बाहर रहेगा तो आपको भटकन के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा सर, पहली बात सर। दूसरी बात सर, आप एक चीज़ भी देख सकते हैं सर कि इस कोरोना पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों का बिजनेस भी लॉस हुआ है। जॉब तो गया है, साथ ही साथ बिजनेस भी लॉस हुआ है सर। बहुत सारे लोगों का कंपनी बैठ गया सर, बहुत सारे टीचर्स बेरोजगार हो गए, वो पढ़ा रहे थे तो बच्चे पहुंचेंगे नहीं इंस्टीट्यूट में, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, पहुंचेंगे नहीं, तो बहुत सारे टीचर सर बेरोजगार हो गए सर। उसमें क्या हुआ सर कि हमारा डिजिटल सर हम कैसे कहते हैं सर कि अमेरिका हमसे 5 साल आगे है और हम 5 साल पीछे सर। वो 5 साल हम जितना हम लोग 4G लॉन्च किए सर, हमसे 5 साल पहले 4G लॉन्च कर चुका है सर गुजरात अमेरिका सर, लेकिन हमारे यहाँ 5 साल लेट आया सर। तो ये जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है हम लोग बहुत लेट करते हैं, हम लोग इस पर बहुत फोकस करना चाहिए। हर लोग को डिजिटल से रूबरू होना चाहिए और इसमें हिस्सा लेना चाहिए और इस पर जानकारियाँ प्राप्त करनी चाहिए सर। जैसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे मोबाइल के माध्यम से हो, लैपटॉप के माध्यम से हो, जितने भी सोशल मीडिया है इसके माध्यम से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे सर आप देखिए सर कि लॉकडाउन में कौन सी कंपनी बंद नहीं हुई और कौन सी कंपनी बंद हो गई। जैसे मैं बात करूँ सर फ्लिपकार्ट की, बंद हुई क्या सर? नहीं बंद हुई। अमेजन सर बंद नहीं हुई, जोमेटो नहीं बंद हुई, उबेर
नहीं बंद हुई। इस प्रकार सर तमाम तरह की सर ये जो कंपनियां हैं बंद नहीं हुई सर, लेकिन बंद कौन हो गई सर? जो जैसे मॉल सर, सारे के सारे मॉल बंद हो गई सर, रेस्टोरेंट जितने थी, होटल जितने थी, सबके सब बंद हो गए सर। जो पार्किंग थी ये सारे के सारे सब बंद हो गए। मतलब कि जहां पर फिजिकल अटैचमेंट रहा, जहां पर आप व्यक्ति से व्यक्ति मिलकर के बिजनेस को कर रहे हैं सर, वो सारी चीजें बंद हो गई। लेकिन जो डिजिटल के माध्यम से कर रहे हैं वो हमेशा रेगुलर रही है सर। जियो रिलायंस कंपनी नहीं बंद हुई सर। एयरटेल को अपने आप को इंप्रूव किया, लेकिन सर एयरसेल नहीं टिक पाया। क्यों सर? एयरसेल अपने आप को बेच दिया सर। वोडाफोन नहीं टिक पाया। बीएसएनएल सबसे बड़ा एग्जांपल है सर हमारे देश में सर कि बीएसएनएल अपने आप को इंप्रूवमेंट नहीं किया सर। इसकी वजह से बीएसएनएल कहां पहुंच गया सर, जियो कहां पहुंच गया सर। अब देख सकते हैं आज तक सर। तो जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेगा सर, डिजिटल के माध्यम से अपने आप को नहीं इंप्रूव करेगा, तब तक कोई व्यक्ति कंधे से कंधे मिला के नहीं चलेगा। तो हमें इन चीज पर फोकस करना चाहिए कि जैसे जैसे हालात बदलते हैं, हालात के साथ हम अपने आप को बदलें। बिल्कुल। और अपने आप को बदल करके डिजिटल के साथ, डिजिटल में इन्वॉल्व होकर के हम इस पे कुछ कर सकते हैं। एक नई सोच के साथ, एक नए इंटरप्रेन्योरशिप को ला करके हम एक नए बिजनेस के माध्यम से जा सकते हैं, एक नए आइडिया के साथ कर सकते हैं, एक नए अपॉर्चुनिटी के तौर पे कर सकते हैं। हम हर चीज को स्टार्ट करके, किसी भी चीज को स्टार्ट करके, हाँ, लेकिन एक स्किल वे में हम कर सकते हैं, एक प्लानिंग के साथ करके हम इसको स्टार्ट करके, तो हमारा सर फ्यूचर अच्छा होगा और अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं सर। ओके, सर ने यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी दी कि आप किस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारी कंपनियां जो कि डिजिटल काम कर रही थी, बहुत ही अच्छे लेवल पे उन्होंने काम किया और आज के टाइम में उनका जो कंपनी का जो लेवल था यहाँ पे, और वो आज के टाइम में यहाँ पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, आप अगर डिजिटली भी काम करते हैं तो उसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगता है और आपका बिजनेस भी काफी अच्छे से रन करता है। लेकिन सर मेरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, मान लीजिए जो पढ़े लिखे हैं उनको तो आज के टाइम में नौकरी मिलने से रही, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, जिनको हर समाज के मतलब कि जितने भी लोग हैं उनको दबाते हैं, उनके अधिकारों को भी नहीं देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो इस डिजिटल जो आज का समय चल रहा है डिजिटलाइजेशन का, इसमें वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे या कैसे वो अपने रोजगार को स्टार्ट कर पाएंगे? सर ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है और हमें अच्छा लगा कि आपने ये प्रश्न पूछा। हमें लगा ये मिस कर जाएगा सर। जैसे मैंने डिजिटल का हमने बात कहा सर, इसके बाद आंसर दिया सर, जवाब दिया इसके बारे में कि आप इसमें किस प्रकार से लोग उभर सकते हैं सर। लेकिन इसमें सर सबसे ज्यादा मार उन लोगों का हो गया जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं। जो पढ़े लिखे वर्ग है वो तो डिजिटल के माध्यम से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको कहाँ लैपटॉप समझ में आता है कि लैपटॉप क्या होता है, कैसे चलता है, मोबाइल कहाँ समझ में आता है सर। तो उनके लिए सर मैं कह सकता हूँ कि सर अगर आप छोटे बच्चे को देखें तो उनको क्या सर मोबाइल आता है चलाने क्या सर, लेकिन उसको मोबाइल हम दे देते हैं फिर भी और सीख जाते हैं सर चलाने के लिए। बिल्कुल। तो जो अनपढ़ है सर, नहीं शिक्षित वर्ग है सर, वो क्या करते हैं, वो भी मोबाइल रखते हैं सर आज के डेट में, और वो भी मोबाइल चलाना सीख जाते हैं सर। तो मोबाइल चलाना सीख जाने का मतलब है कि सर वो कुछ भी सीख सकते हैं सर, वो लेकिन कोशिश तो करें। हमारे समाज में यही बुराई है सबसे बड़ी कि हम कोशिश ही नहीं करते। जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो कोई चीज कैसे उभरेगा सर? बिल्कुल। हम सर अब पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा, अब पढ़ना ही नहीं चाहिए तो कोई कैसे पढ़ा सकता है सर? वही चीज यहाँ पर सर, अब करना चाहिएगा, सीखना चाहिए तो सीख सकते हैं, अब नहीं सीखना चाहिएगा सर। बहुत सारे ऐसे बिजनेस प्लान सर हमारे पास ऐसे हैं सर, जो पढ़े लिखे इंसानों की जरूरत नहीं है, वो बिना पढ़े ही अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, बिजनेस में स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा स्किल भी कर सकते हैं सर। बहुत सारे ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म है सर जो शिक्षित लोगों के लिए है। हमारी सरकार भी इस पर बल दिया है कि नहीं, जो शिक्षित वर्ग के लोग नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, उनको भी कुछ शिक्षित किया जाए, उनको भी उनसे कम इतना नॉलेज दिया जाए कि अपना वो मतलब रहने के लिए अपना आर्थिक स्थिति को सुधार सके सर। तो इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सर, आप इसके लिए आप कांटेक्ट करके सर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसे सर मैं एग्जांपल देता हूं कि सर अगर उनको थोड़ा बहुत मोबाइल चलाने आता है सर, तो क्या करते हैं सर, फेसबुक चला लेते हैं सर, मान लिया जाए फेसबुक चला, व्हाट्सएप चलाते हैं सर। तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं ना कि जैसे मैंने बताया मीशो का, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं कि वहाँ से वो उन चीज़ों का कम से कम स्टेटस लगा सकते हैं। बात तो करने आता है, उनको सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत है, सिर्फ बात करके डीलिंग करना है, डील करने के बाद उसका ये हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं है सर। आप कम पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो आप किसी भी छोटे से बिजनेस को ऐसा बिजनेस कीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करें कि आप अकाउंट बनाइए, अकाउंटेंट के ऐसा काम कीजिए, कुछ नहीं। बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बिजनेस को आजकल कर रहे हैं। हाँ, बशर्ते कि आप में सीखने की जज्बा हो, आप सीखने के लाभान्वित हो कि नहीं मैं सीखूंगा और मैं करूंगा। जब इस चीज का तो लोग जोश लाए कि नहीं मैं सीखूंगा, मैं करूंगा सर। मैं सर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे गांव में एक मेरी आंटी है सर, वो क्या है ना कि वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, उनको सिग्नेचर तक करने नहीं आता है। लेकिन मैंने उनको बोला कि आप देखिए ठीक है आप पढ़े लिखी नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप एक एनजीओ ज्वाइन कीजिए सर। एक वो एनजीओ ज्वाइन करें सर। उनको कुछ नहीं मालूम था शुरुआत में, लड़ाई गाँव की लड़ाई
झगड़ों में, घर के लड़ाई झगड़ों में, बर्तन में, खाना पकाने में पहले वहीं तक फंसी हुई रहती थी। लेकिन आज वो हर दिन एनजीओ जाती है, वहाँ पर सिर्फ बैठ के वो सुनती है और सुनने से उनका नॉलेज आज इतना विकसित हो गया सर। आज वो सेल के नाम जानते हैं कि सेल क्या चीज होता है, टिश्यू क्या होता है, ये हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स क्या होते हैं, सारी चीज के बारे में जानते हैं सर। लेकिन उनको बोलेंगे सर ऑर्गन्स का स्पेलिंग नहीं मालूम, लेकिन ऑर्गन्स कैसे काम करता है उनको मालूम है चीज को। तो उनको हमको इसका लगा कि नहीं, हम अगर ट्रेनिंग करें, हम उनको वो सुन सकते हैं तो सीख भी सकते हैं। बिल्कुल सर इस पर अगर फोकस करेंगे सर तो आराम से कोई भी सीख सकता है सर, लेकिन सीखने पर फोकस होना चाहिए। ओके, तो सर यहाँ पे ये बताइए कि कोई भी एक छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट अगर जो होता है तो हमारे समाज में एक बिजनेस को लेकर के बहुत ही बड़ा वो है कि अगर मैंने किसी बिजनेस में पैसा लगाया और वो डूब गया तो मैं क्या करूँगा। तो इस वजह से बहुत सारे आज के जो समाज में लोग हैं वो एक छोटे बिजनेस को नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, एक छोटी सी या बड़ी सी कंपनी में नौकर बन के काम करना चाहते हैं, लेकिन एक मालिक बन करके, एक छोटे बिजनेस का मालिक बन करके काम नहीं करना चाहते। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आज के टाइम में हमारे जो युवा? हमारे देश में बिजनेस का मतलब सीधे निकाला गया है, पता नहीं लोग कैसे कहाँ से मीनिंग निकाल लेते हैं। बिजनेस मीन्स रिस्क सीधा कहते हैं सर। हाँ। और जॉब मतलब सिक्योरिटी। इसीलिए सर देखिएगा गवर्नमेंट में ज्यादा भीड़ है सर, प्राइवेट सेक्शन में उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है सर। तो यहाँ पर बिजनेस का मतलब सीधा रिस्क समझा जाता है, और जॉब का मतलब सर सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस सिक्योरिटी के साथ आराम से जॉब कर रहे हैं। और हर कोई सर देश में आराम चाहता है। अगर कोई आराम चाहता है सर तो कोई कैसे कामयाबी करेगा? बिल्कुल। जो भी कामयाब पर्सन है वो आराम नहीं चाहे, वो अपने दिन और रात खोए हैं, मेहनत किए हैं, अपना समय गंवाया है, तब जाकर के एक पोजीशन पर पहुंचे हैं सर। अगर पोजीशन पर पहुंचना है उसके लिए समय गंवाना होगा, मेहनत करना होगा, अपना स्किल को बढ़ाना होगा सर, अपने समय के साथ अपने आप को इम्प्रूव करना होगा सर। तो बिजनेस का मतलब हमारे यहाँ रिस्क समझा जाता था। सबसे बड़ी सर दिक्कत है ये, हम बिजनेस को अपॉर्चुनिटी पे बदल दें, सिर्फ ये माइंड सेट कर दें कि बिजनेस मतलब रिस्क नहीं, बिजनेस का मतलब अपॉर्चुनिटी है, एक आइडिया है और एक हमारा इंप्रूवमेंट है कि नहीं, मैं एक नई चीज करने जा रहा हूँ और मैं इसको सीखूंगा और लगातार करूंगा इस चीज को। सर आराम से बिजनेस का जो है ना, ये जो आप जितना बातें बोले हैं सब सही है, लेकिन इस सारी चीजों को यहीं पर खत्म हो जाता है कि बिजनेस मतलब अपॉर्चुनिटी, बस खत्म। दैट इट्स कि हमें अपॉर्चुनिटी मिला है सर। आपको कोई काम मिले लगे कि नहीं हमें खुशी मिला है सर, तो आपको लगा कि हमें अपॉर्चुनिटी मिला इस काम को करने के लिए सर। जैसे मान लीजिए सर कि जब बचपन में क्या होता है सर कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो माँ बाप पढ़ने पर खूब फोकस करते हैं, बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो सर, हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर माँ बाप बोल दे बेटा जाओ खेलो, हो गया घंटा, तो हमको लगता है हमारा अपॉर्चुनिटी मिला है सर, हम हमेशा खेलने के लिए प्रेरित करते हैं लेकिन खेल नहीं पाते। लेकिन अगर मिल जाए कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी है खेलने का सर, तो हमको खूब मन लगा के खेल। उसी तरह सर बिजनेस को अगर कोई कहे कि नहीं आपको अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप कीजिए, आपको चुनौती के रूप में स्वीकार करना है सर, तो बिजनेस भी एक खेल के समान है, हम उसके साथ खेल सकते हैं और पूरे लगन से खेलेंगे सर, तो हम लास्ट में कामयाबी हासिल करेंगे सर, जीत हासिल करेंगे और जीतेंगे, अंततः जरूर जीत। सर ने यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी दी कि अगर आप घर पे अगर बैठे हैं, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल पा रही है या आप का एजुकेशन लेवल काफ़ी अच्छा है लेकिन तो भी आपको जॉब नहीं मिल रही है और आप सरकारी जॉब की तैयारी कर करके थक चुके हैं, तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति उससे सुधरेगी और साथ ही साथ आप अपने लिए मेहनत करेंगे, अपने काम में मेहनत करेंगे, तो अपने लिए मेहनत करेंगे। जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी तरक्की भी होगी। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं जिस तरीके से सर ने भी आपको अपना टाइम निकाल करके सारी जानकारी दी है यहाँ पे। और इनकी कंपनी है MHV मीडिया OPC प्राइवेट लिमिटेड, तो सर की कंपनी से भी आप जुड़ करके बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, वहां पे आप जाकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है, चाहे आप बिहार के आसपास में रहते हैं तो आप पटना में आकर के यहाँ पे विजिट कर सकते हैं इनके ऑफिस, और अगर आप दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो वहाँ का भी एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप जाकर के विजिट कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों ये तो जो आज का ये टॉपिक था हमारा, ये आपको कैसा लगा, और इसमें अगर कोई जानकारी छूट जाती है, किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।